गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी और इस कहानी में मन्नू भंडारी जी ने अपने जीवन में घटित घटनाओं को के विषय में लिखे हैं। उनके जीवन में कौन सी घटना घटी है ना, तो उसी के बारे में इस कहानी में उन्होंने लिखा है। वो कहती हैं कि मैं जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, पर उसकी यादों का सिलसिला जो है वो ब्रह्मपुरी अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिले मकान से हुई थी, है ना। जिसमें क्या था कि पहला मंजिला में उस ऊपर की जो मंजिला थी उसमें उसके पिता का साम्राज्य था, यानी वो उसके पिताजी उस मंजिले के जो रूम थे उसमें क्या करते थे कि पूरे किताब कॉपी को बिखेर कर, है ना, पत्र पत्रिकाओं को फैला कर रखते थे। वो पढ़ते भी रहते थे और कभी क्या करते थे कि डिक्टेशन देते रहते थे, यानी कुछ कुछ बोलते रहते थे, लिखते रहते थे। और नीचे के मंजिला में जो था वो उसकी माँ और उसके सभी भाई बहन रहते थे। उसकी माँ अनपढ़ थी, व्यक्ति विहीन थी। वो सुबह से शाम तक क्या करती थी कि अपने बच्चों की इच्छाओं का और अपनी पति के आज्ञाओं का पालन करते रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहते थे। उसके पिता पहले इंदौर में रहते थे और वहाँ पे उनके बहुत अच्छे मान सम्मान था, प्रतिष्ठा था। वो एक लेखक तो थे ही, साथ ही साथ कांग्रेस के समाज सुधारक के कार्य में भी जुड़े हुए थे। केवल शिक्षा के ही उपदेश नहीं देते थे, बल्कि अपने घर में 8-10 विद्यार्थियों को रखकर पढ़ाते भी थे, जिसके कारण उसके बहुत से विद्यार्थी जो थे ऊंचे ऊंचे ओहदे तक पहुंच गए थे, यानी बहुत बड़े बड़े पोस्ट तक में काम कर रहे थे। और ये उनकी जीवन की खुशहाली के दिन थे तथा उन दिनों उनकी दरिया दिल की चर्चा कुछ कम ना थी। मतलब सभी लोग उन्हें जानते थे। इंदौर में उन्हें सभी लोग जानते थे। फिर कहती हैं कि मेरे पिता जितने ही कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, उतने ही अधिक क्रोधी और अहमवादी भी थे। ठीक है, पर हम फिर कहती हैं कि पर यह सब तो मैंने मात्र सुना है, देखा नहीं है। वो कैसे थे नहीं थे ये सब केवल हम लोग सुने हैं, देखे नहीं हैं। उनकी इन सभी बातों को केवल सुनकर ही रह गए हैं। देखा तो इन गुणों के भग्न अवशेष को ढोते हुए पिता थे। इन सभी गुणों को वो ढोते थे। भग्न अवशेष यानी खंडित टूटे फूटे हिस्से। उनके मन में जो जो उनके साथ घटना घटे थे उसे वो अपने मन में ही रखे थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर चले गए। एक आर्थिक झटका लगने के कारण वो अजमेर से इंदौर चले गए, जहां अपने अकेले के ही बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। उसके लिए ये उनके तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। शब्दकोश यानी डिक्शनरी जो कहते हैं। इस काम से उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो मिली, किंतु अर्थ और शायद गिरती ही गई। मतलब आर्थिक स्थिति जो थी वो गिरती गई। प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये सब तो मिला उस शब्दकोश को बनाकर, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति गिरती गई। आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सभी सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। जिसके पास अर्थ ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो वो क्या होता है कि कितना भी अच्छा हो फिर भी उसका मनोबल जो है वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति को तो कम के कारण तथा अधिक भी अस्फलित उनका अहम उन्हें इस बात की अनुमति तक नहीं देता था कि वे अपने बच्चों को
तो कम से कम अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदारी बनाए, मतलब अपने बच्चों को भी वो अपने हिस्से, मतलब अपने आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो अपने बच्चों को उसकी भागीदारी बनाए, उन्हें कहें कुछ पैसे कमाने के लिए। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे। विस्फोरित का अर्थ होता है और अधिक फैलना, है ना, और अधिक फैलना। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं और सदैव शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातन आक्रोश बनकर हमेशा माँ को कांपती थरथराती रहती थी। माँ जो उसकी थी हमेशा वो कांपती थरथराती रहती थी, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं होने के कारण हमेशा क्रोध में रहते थे, गुस्सा में रहते थे। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने वाली कैसी गहरी चोट लगी होगी वे जिन्होंने आँख मूंद कर सभी पर विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतनी अधिक शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसके चपेट में आते ही रहते थे। उनके पिता के आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें शक्की बना दिया था, हमेशा किसी न किसी पे शक करते रहते थे। और वो कहती हैं कि कभी कभी हम लोगों पे वो शक करते थे, परंतु यह पितृगाथा, वो कहती हैं कि लेकिन ये पितृगाथा जो है वो मैं अपने पिता के गौरव गान के लिए नहीं गा रही हूँ और न ही उनकी बुराइयों के लिए बोल रही हूँ, बल्कि मैं तो केवल यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी है, कौन सी खामियाँ हैं कि मेरे ताने बाने में गूंथी हुई है। आखिर कौन सा बात है जो मेरे ताने बाने यानी में गूंथे गए हैं, या फिर अनचाहे अनजाने किए उनके व्यवहार ने भीतर कैसी ग्रंथियों को जन्म दे दिया कि मैं काली हूँ। कैसी ग्रंथि, मतलब कैसा एक घिन्न भावना को जन्म दिया। वो कहती है कि मैं काली हूँ। बचपन में बहुत दुबली पतली तथा मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी को बहुत पसंद था और बचपन में मुझसे 2 वर्ष बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात पर मेरी तुलना करते थे। उसकी प्रशंसा ने ही मेरे भीतर ऐसा गहरा हीन भाव पैदा कर दिया कि मैं बता नहीं सकता। अब 2 बहन हैं, एक गोरी है, खूबसूरत है। अगर उसकी तुलना हर समय दूसरी बहन से किया जाए तो क्या होगा? उसके मन में तो भिन्न भाव आएगा ही कि हमसे मेरे पिताजी हमको अच्छा नहीं बोलते हैं, मेरा प्रशंसा नहीं करते हैं। तो सम्मान तथा प्रतिष्ठा के बावजूद मैं आज तक उससे उबर नहीं पाई। कितना भी मैं बड़ी ओहदे पर चली गई, कितना भी अच्छी लेखिका बन गई, लेकिन फिर भी उन हीन भावना के कारण मैं आज तक अपने उस हीन भावना से उबर नहीं पाई, उससे दूर नहीं जा सकी। आज भी जब भी कोई परिचय करवाते समय कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखक की उपलब्धियों का जिक्र करने लगते हैं तो मैं संकोच के मारे सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। आज भी मैं उन सभी बीती बातों को भुला नहीं सकती। अगर कभी मेरे पिताजी किसी के सामने मेरा प्रशंसा करते भी हैं, मेरे लेखकीय गुणों की प्रशंसा करते भी हैं, तो मैं खुश नहीं होती हूँ। शायद आचेत की किसी प्रत्य के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते ही मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है कि अचानक से मुझे मिल गया। अपने पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भनभना जाती थी, आज सहसा अपने खंडित विश्वासों की व्याथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक स्पष्ट दिखाई देता है। आप अपनों के ही हाथों विश्वासघात की गहरी व्याथा से उपजा हुआ शक होश संभालने के बाद से ही अपने पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी तकरार ही चलती रही है। वो कहते हैं हमेशा मेरे पिताजी से तकरार यानी हमेशा झगड़ा ही चलता रहता था। वे तो न जाने कितने रूप में मुझ में हैं, कहीं तो कुंठाओं के रूप में, तो कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में और कहीं प्रतिछाया के रूप में।
केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर ही अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले को क्या वास्तव में इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न आतिथ्य किस प्रकार उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूर दिशाओं की ओर ले जाए, स्थितियाँ का अत्यधिक दबाव भले ही हमारे रूप को बदल दे, हम पूर्ण रूप से उससे मुक्त तो कर ही नहीं सकते, है ना। चाहे कितना भी बुरा हो हमारे आसपास के लोग, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छे ही सोचते हैं। हम उन्हें पूरी तरह से छोड़ नहीं देते हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी और लिखी माँ। धरती तो कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उसमें। वो कहती हैं धरती से भी कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मेरी माँ में थी। शायद उनमें पिता की हर ज्यादती को अपना पर्याप्त और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश तथा जिद को अपनी फर्ज समझकर वे बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, ना चाहा, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपज माँ के साथ था, किंतु निहायता असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरे आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहनता। खैर, जो भी हुआ, मैं अब इस पैतृक पुराण को यहीं ख़त्म कर अपने पर लौटती हूँ। वो कहते हैं कि खैर जो भी हुआ, वो कहती हैं कि मेरी माँ जो है वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत धैर्यवान थी, सहनशील थी, है ना। उसमें सहने की शक्ति बहुत अधिक थी। उसकी माँ, वो हमेशा अपने पिताजी से अपनी माँ के बारे में बताती थी, तकरार करती थी, कहती थी कि मतलब उसके पिताजी उसके माँ को हमेशा डांटते उठते थे, इसीलिए वो हमेशा अपने पिताजी से तकरार करती थी, है ना। फिर वो लास्ट में कहती हैं मन्नू भंडारी जी कि खैर जो भी हुआ, अब हम अपनी पैतृक पुराण को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे की ओर लौटती हूँ। तो आज हम लोग इतने ही पढ़ते हैं, है ना, इतने ही जानते हैं। आप लोग इसमें से